देखिए, चुनाव का समय है, आपके सामने सारे नेता आते हैं, अपनी अपनी बातें बताते हैं कि नहीं? आपकी बात भी कोई करता है? कोई नहीं करता। आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं? मोदी जी आए थे? आए ही नहीं। जहां जहां जा रहे हैं उनके भाषण देख रहे हैं आप, आपकी बातें करते हैं? नहीं करते। क्या बातें करते हैं मैं बताऊं? मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल जी चोर हैं, कहते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी चोर हैं। मोदी जी खुद को ईमानदार बताते हैं, केजरीवाल जी खुद को ईमानदार बताते हैं। और ये खेल है इनका, मैं ईमानदार हूं वो चोर है, मैं अच्छा हूं वो बुरा है। और इसी खेल में ये सारा चुनाव प्रचार वो खत्म करते हैं कि नहीं? लेकिन असली बात क्या है? क्या ये आपके इश्यूज हैं आज? ये हैं आपकी समस्याएं? अरे आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों के दोनों ईमानदार नहीं हैं। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों एक जैसे हैं। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों का काम यही है कि देश का ध्यान ये इधर उधर भटकाएं ताकि असली समस्याओं की बात नहीं हो। आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी समस्याएं क्या हैं। आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में आज आप जी रहे हैं। इस देश की राजधानी में, ये दुनिया से सबसे बड़ी शहरों में गिना जाता है ये शहर, इस देश की राजधानी में कैसी कैसी परेशानियों से जूझ रही है जनता, ये जनता अच्छी तरह से समझ रही है, जान रही है। क्योंकि आप रोज सुबह उठकर काम पे जाते हैं। जिसका काम है वो काम पे रोजगार करने के लिए जाता है, जिसका नहीं है वो काम ढूंढने के लिए निकलता है। आप पूरे दिन मेहनत करते हो, कहीं किसी ठेकेदार ने दिहाड़ी पे लगा दिया, लग जाते हो। कम दिहाड़ी दे रहा है, कोई बात नहीं, कुछ तो कमा रहा हूं, कर लेते हो काम। सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, गर्मी में मेहनत करते हो, सर्दी में मेहनत करते हो। इस जहर भरी हवा के किस्से में सांस नहीं ले पाते, फिर भी मेहनत करते हो, फिर भी मेहनत करते हो। सांस नहीं आ रही है, फिर भी मेहनत करते हो। कोरोना हो रहा है, फिर भी किसी ना किसी तरह से कोशिश करते हो कि कमाओगे। कुछ भी हो रहा है आसपास, लेकिन इस शहर में मेहनत नहीं रुकती है। इस शहर में कोई ना कोई कहीं ना कहीं मेहनत करके अपने परिवार को खिलाने की कोशिश कर रहा है। सबकी यही परिस्थितियां हैं, सबकी यही परिस्थितियां हैं कि बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बड़े बड़े संकट हैं और बेरोजगारी हर जगह फैली हुई है। आज आप सब अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। आज गरीब से गरीब परिवार की ये आशा होती है, ये उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची पढ़ेगी लिखेगी, आगे जाकर नौकरी करेगी, मेरा देखभाल करेगी, मेरा देखभाल करेगा। गरीब से गरीब परिवार की ये उम्मीद रहती है, ये आशा होती है कि मेरे बच्चे को वो संघर्ष ना देखना पड़े जो मैंने देखा। हर माँ बाप यही चाहता है, मैंने संघर्ष किया, मुझ पे जो संकट थे वो मेरे बच्चे के सर पे ना आए, मेरे बच्चों को अपने कंधों पर वो बोझ ना उठाना पड़े जो मैंने अपने कंधों पर उठाया। तो आज के दिन में सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि बच्चों की तरक्की हो। इसीलिए चाहे आपको लोन लेना पड़े, चाहे किसी भी तरह से जुगाड़ करके, मेहनत करके, मजदूरी करके आपको फीस देनी पड़े, आप दोगे, आप करोगे, आप मेहनत करोगे। आपकी कोई मदद नहीं हो रही है आज के दिन। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हो, फिर भी ये उम्मीद नहीं रख सकते कि उनको रोजगार मिलेगा।
सच्चाई ये है कि मैं कल परसों कहीं पार्क में घूम रही थी और मैंने देखा कि एक महिला अच्छा सा सुंदर सा कोट पहने हुए, अच्छे से जूते पहने हुए माली का काम कर रही है। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहा मैं माली का काम कर रही हूँ। मैंने कहा कैसे? बोला ठेके पे है। कितनी दिहाड़ी मिलती है? वही जो मिलती है। तो मैंने कहा पढ़ाई कितनी की है तुमने? दीदी मैंने एमएससी की है। एमएससी की है, माली का काम कर रही है पार्क में, वो भी दिहाड़ी पे, वो भी ठेकेदार के लिए। ये परिस्थितियां हैं आज ये परिस्थितियां हैं कि आपके बच्चे की जो फीस है वो आप भर नहीं पा रहे हो। आप सुबह उठती हो, अपने बच्चों को वर्दी पहनाती हो स्कूल के लिए, वर्दी पे जीएसटी है, महंगी है। मोजों पे जीएसटी है, जूतों पे जीएसटी है, पढ़ाई की किताबों पे जीएसटी है, पेंसिल पे, पेन पे जीएसटी है, दांत मंजन करते हो मंजन पे जीएसटी है, हर चीज पे टैक्स है। पेट्रोल डीजल महंगा है। आप सुबह उठते हो, ब्रेड मक्खन खिलाते हो बच्चे को, मक्खन पे जीएसटी है, ब्रेड पे जीएसटी है, चाय पे जीएसटी है, दूध पे जीएसटी है, हर चीज पे जीएसटी है, हर चीज पे टैक्स भर रहे हो, हर चीज महंगी हो रही है, गुजारा नहीं हो रहा है। कितना भी काम कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, 2-2 सदस्य, 3-3 सदस्य परिवार के जाकर मजदूरी करें, फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। और ये इस शहर में हो रहा है जहां देश भर से पलायन करके लोग आते हैं। किस लिए? रोजगार ढूंढने के लिए। एक जमाने में किस लिए आते थे? कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लाइन लगी रहती थी नेताओं के घर के बाहर कि हमारे लिए सरकारी नौकरी हो जाए, हमारा जीवन बन जाएगा, हमें पेंशन मिलेगा, अच्छा हम रिटायर हो जाएंगे तो भी घबराहट नहीं होगी, सुरक्षित रहेंगे, कुछ कुछ आते रहेगा। सच्चाई ये है कि आजकल हमारे बच्चों की भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप भी काम करती हो, मजदूरी करती हो, जॉब करती हो, कहीं ना कहीं आप काम करती हो, घर आती हो, फिर भी नहीं आराम नहीं कर सकती। हमारे समाज में महिला सबसे ज्यादा बोझ उठाती है। महंगाई का बोझ सबसे ज्यादा महिला उठाती है, हर तरह से। सिर्फ इस तरह से नहीं कि वो जो दुकान जाती है और जो 5 चीजें खरीदनी है उसमें से 3 मिलती हैं, 2 छोड़ के आ जाती है। सिर्फ इस तरह नहीं कि बच्चों के लिए खाना बनाती है, परिवार के सदस्यों को खिलाती है और वो भूखी सो जाती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि जब समाज में गुस्सा पैदा होता है, नाराजगी पैदा होती है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो घर पे जो मुश्किलें हो उस पे बरसती हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ भी करके अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखती है, पढ़ाती है, लिखाती है, संघर्ष करती है, सेवा करती है, हमेशा अपने आप को आखिर में रखती है, फिर भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रही है आज। इसलिए समाज का बोझ सबसे जो गहरा बोझ है, सबसे जो भारी बोझ है, वो महिला ही लेती है। आज हमारी बच्चों की महत्वाकांक्षाएं बदल गई हैं। आज छोटे से छोटे बच्चे अपने माँ बाप से सबसे पहले फोन मांगेंगे, फिर बोलेंगे कि देखो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वो फलानी कमीज चाहिए हमको, वो पैंट चाहिए, वो जूते चाहिए 500 रुपए के, हमारे दोस्तों के पास है, और माता पिता सोच रहे हैं कि हमें किसी ना किसी तरह से इसको भी दे देना चाहिए। तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पे सब कुछ दिख रहा है कि अमीर लोग किस तरह से ऐशो आराम में जी रहे हैं, कि इस देश में अडानी जी और अंबानी जी की शादियां किस तरह से हो रही हैं। जितना बड़ा ये है, जितनी बड़ी ये किताब है हमारी संविधान की, उतने बड़े बड़े गहने हैं इनके, मोटे मोटे, पूरा देश देख रहा है। ये जी रहे हैं आराम में, ये ऐश कर रहे हैं, इस देश की संपत्ति इन्हें दी जा रही है। मोदी जी सब कुछ अडानी जी को दे रहे हैं, सब कुछ अंबानी जी को दे रही हैं। देश की बिजली, देश के कोयले के खदान, देश के बंदरगाह, देश की जमीन, देश के हवाई अड्डे, देश का पेट्रोल, सब इनका।
अरे किसका है ये? किसका है ये? आपके बच्चों का है, ये आपका है। किसी को हक नहीं है कि मुफ्त में किसी को दे दिया, पकड़ा दिया। किसी का हक नहीं है कि इस देश की जनता को इस तरह से अपमानित किया जाए, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो। अपना कर्तव्य भूल गए हैं, ये गुलाम बन गए हैं बड़े उद्योगपतियों के। ये देश गुलामी से निकला है। इस देश के नेताओं को खड़ा होना चाहिए। इस देश के नेताओं का कर्तव्य है कि इस देश को बेचे नहीं, लेकिन इन दोनों ने इस देश को बेचा है। ईमानदारी का मुखौटा है इनका। इनके 10 सालों का राज देखो, क्या मिला है जनता को। मैं अभी जहां से आ रही हूं, मुझे बताया गया, देखो ये जो मकान है ये इंदिरा जी ने दिलवाए थे। मैंने एक बात कही वहां, ये इंदिरा जी ने दिए नहीं थे, ये इंदिरा जी ने अपना कर्तव्य समझा कि ये पैसे जनता के हैं, जनता के मकान बनेंगे इन पैसों से। इसी शहर में इंदिरा जी का वास है, जहां आज म्यूजियम बना है। जाके देखिए, कभी मौका मिलता है, फुर्सत मिलती है, जाके देखिए, आप चौंक जाएंगे कि देश की प्रधानमंत्री थी। और इस ऐसे, ठीक है घर अच्छा है, सही सा घर है, छोटा नहीं है, लेकिन सादगी का जीवन था, वो हर जगह दिख रहा है उस घर में। और यहां क्या, राजमहल, शीश महल बन रहे हैं। जब देश में कोविड था, लोग सड़कों पे मर रहे थे, इलाज नहीं हो रहा था, डॉक्टर थके हुए थे, कितने मरीज हैं, अस्पताल कम है, दवाई नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कैसी बीमारी है। पूरी दुनिया इसमें इस संकट में थी, हम भी संकट में थे, सब संकट में थे। मोदी जी क्या कर रहे थे? 20,000 करोड़ रुपए के खर्चे का प्लान बना रहे थे कि पार्लियामेंट और इंडिया गेट का सुंदरीकरण होगा। 20,000 करोड़ रुपए का। किसके पैसे थे वो? मोदी जी के जेब से निकल रहे थे। मोदी जी के अपने पैसे थे क्या? आपके पैसे थे। समझ लो इस बात को, स्पष्ट होना चाहिए आपके दिमाग में। इस देश में एक परंपरा रही है कि नेता सादगी से जीते हैं। आज मोदी जी केजरीवाल जी की आलोचना कर रहे हैं कि केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया। वाह, कैसा महल बनाया अपने लिए, लाखों के दरवाजे, संगमरमर, सब कुछ अपने लिए बनाया। किसके पैसे से? वो करोड़ों का शीश महल किसके पैसों से बना है? जोर से बोलो, हमारे पैसों से बना है, केजरीवाल के जेब से नहीं गए। आप जो मीडिया में इश्तिहार देखते हैं, देखे आपने, बड़े बड़े देखे हैं अखबारों में, जो एक पन्ने का बड़ा इश्तिहार आता है ना, आप देखना 5 तारीख को जब अखबार खोलोगे ना, तो एक तरफ केजरीवाल जी दिखेंगे इतने बड़े बड़े, दूसरी तरफ मोदी जी दिखेंगे। दिखेंगे कि नहीं? आपको क्या लगता है कितने का होगा वो इश्तिहार? कितने का होगा? कुछ 1000 रुपए का? कितने का है? इमरान बताओ कितने का है? 50 की 15? अच्छा, कह रहे हैं कि बड़े बड़े अखबारों में 50 लाख, छोटे अखबारों में 5 लाख, मध्य वालों में 15 लाख। एक पन्ना। मोदी जी के इश्तिहार कहां कहां जाते हैं? हर अखबार में, पूरे देश भर में, जहां चुनाव है भी नहीं वहां पे भी लगते हैं। हर 2-3 दिन आप देखते हो, बड़ी बड़ी होर्डिंग देखते हो, करोड़ों की होर्डिंग है। किसके पैसे हैं? 450 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने इश्तिहारों में, होर्डिंग्स में लगवाए हैं, अपने प्रचार में, अपना चेहरा चमकाने के लिए। किसके पैसे हैं? मोदी जी हजारों करोड़ रुपए खर्चते हैं अपने चेहरे को चमकाने में। किसके पैसे हैं? ये आपके बच्चों का भविष्य है जो वहां जा रहा है, अडानी जी के हाथों में, अंबानी जी के हाथों में, केजरीवाल जी के हाथों में, मोदी जी के हाथों में। ये आपका पैसा है, आपकी संपत्ति है, आपका देश है, संभालो इसको। समझ जाओ कि आपका क्या कर्तव्य है।
जाग जाओ, सच्चाई देखो इनकी। बेचे जा रहे हैं इस देश को और आप चुप रहेंगे? आप चुप रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? अपने आप को देशभक्त कहते हैं, इनकी नीतियों को देखो, बांटने की नीति है। इस देश की आजादी की लड़ाई किसी एक कौम ने नहीं लड़ी। इस देश की आजादी की लड़ाई सब धर्म के लोगों ने लड़ी, सब जाति के लोगों ने लड़ी। इस देश का संविधान, ये सुंदर अनोखा संविधान हमारा, ये आपने बनाया, आपके बुजुर्गों ने बनाया, ये हिंदुओं ने बनाया, मुसलमानों ने बनाया, सिखों ने बनाया, ईसाइयों ने बनाया, बौद्ध धर्म के लोगों ने बनाया, जैन धर्म के लोगों ने बनाया, हर जाति के लोगों ने बनाया। ये आपको सुरक्षित रखता है, इसमें आपके अधिकार हैं, इसमें समानता हर पन्ने पे लिखी है। इसमें वो अधिकार मिला है जिससे आप 5 तारीख को अपने नेता, अपनी पार्टी, अपनी सत्ता की सरकार चुनने जा रहे हैं। इसकी सुरक्षा करो, इसको समझो। इसकी सुरक्षा में ही आपकी सुरक्षा है। आज इस संविधान को कमजोर करने का काम हो रहा है। ऐसी नीतियां बन रही हैं इस देश में जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए बन रही हैं। बिजली के बिल भर रहे हैं आप, मुनाफा कर रहे हैं अडानी जी। गरीबी में डूब रहे हैं आप, ऐश कर रहे हैं अंबानी जी। मोदी जी और केजरीवाल जी इनके गुलाम बन गए हैं। इनकी नीतियों को देखिए, 10 सालों में इन्होंने बनाया क्या है। ये पंडित नेहरू जी को हमेशा उनकी आलोचना करते हैं, कहते हैं नेहरू जी की वजह से, मोदी जी कहते हैं। मोदी जी कहते हैं मोदी जी कहते हैं मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से ऐसे बहुत काम है जो हो नहीं पाए, कि ये देश रुक गया नेहरू जी की वजह से। जो कर नहीं पाते फट से नेहरू जी का नाम निकाल के बहानेबाजी शुरू करते हैं कि नहीं। और केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि मोदी जी की वजह से काम नहीं कर सकते। ऐसे रोंदू नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे। इतने बड़े कायर मैंने जिंदगी में नहीं देखे। मैं इंदिरा गांधी जी की पोती हूं। मैंने इंदिरा गांधी को पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हुए देखा है। और इनकी कायरता पे मुझे हंसी आती है कि छोटी सी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इतनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि आपकी सड़कें बनाएं, इतनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि आपके लिए अस्पताल बनाए। अरे नेहरू जी ने तो एम्स बनाया था, आज तक आप एम्स जाते हो इलाज के लिए। क्या बनाया इन्होंने? कौन सा आईआईटी बनाया? कौन सा आईआईएम बनाया? कौन सी पाठशालाएं बनाई? आज दिल्ली को देखिए, शीला दीक्षित जी ने क्या नहीं किया। यहाँ का सुंदरीकरण, और उस पर 20,000 रुपए नहीं खर्चे। सुंदरीकरण किया, ग्रीन एरिया बढ़ाए, सीएनजी की बसेस, ताकि आपका ये जो प्रदूषण है ये कम हो। आज आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। सड़कें बनाई, बड़े बड़े मॉल के जो उनकी नींव डाली, जो आज आपके हर जगह बड़े बड़े मॉल दिख रहे हैं। बिजनेस के कॉम्प्लेक्स बनाए, आपके नालों की सफाई कराई, पीने का पानी दिलवाया, कॉलोनियों का नियमितीकरण किया। ये सब काम करे उन्होंने। इन्होंने क्या किया? शीला जी को जलील किया, उनके बारे में उल्टा सुल्टा बोला और अपनी ईमानदार राजनीति का नाम लेकर उभरे और आगे आए केजरीवाल जी। और 10 सालों में आपके लिए कुछ नहीं कर पाए।
काम करने वाला इंसान, याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए कि जो इंसान काम करता है, जो सचमुच काम करता है, वो अपना ढिंडोरा नहीं पीटता। वो हर जगह जाकर ये नहीं कहता कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। मैं देख रही थी संसद में, इन्होंने मिडिल क्लास के लिए एक वो टैक्स स्लैब बदल डाला। ओ ऐसे ऐसे करके मोदी जी जो तालियां अपने लिए बजा रहे थे, मैं सोच रही थी कि काम आपने किया, ताली भी आप बजाएंगे? अरे ताली तो किसी और को बजाने दो। और उस पूरी बजट में, भाइयों सुनो, उस पूरी बजट में 1 घंटे के लिए वित्त मंत्री ने पढ़ी बजट, ये वो एक मुद्दा, दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा, उस पूरे 1 घंटे की बजट में महंगाई की एक बात नहीं हुई, एक बात नहीं हुई, क्योंकि ये लोग कट चुके हैं, आपसे कट चुके हैं। जहां से मैं आ रही हूं सीमापुरी में, मुझे बताया गया जब हैजा का रोग था तो राजीव गांधी, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, वो गए वहां पे पहुंचे। अरे कोरोना हुआ, देश भर में हुआ, मैंने आपको बताया, लाशें हर जगह, बताने की क्या जरूरत है। आपने देखा हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमार था या गुजर गया। मोदी जी आए अपने घर से बाहर, ये जो 8-10 किलोमीटर दूर इनका घर है, मोदी जी निकले, मोदी जी ने हालचाल पूछा। आज जिस संकट में आप हैं, कब दिखते हैं मोदी जी? इससे दुगने मंच पे दिखते हैं चुनाव के समय, और जब चुनाव नहीं होता तब कहां दिखते हैं? अमेरिका में दिखते हैं, जापान में दिखते हैं, चीन में दिखते हैं, अफ्रीका में दिखते हैं, यूरोप की बड़ी बड़ी शहरों में दिखते हैं। कभी किसी से हाथ मिला रहे हैं, कभी किसी प्रधानमंत्री से गले मिला रहे हैं, कभी किसी राष्ट्रपति से गले मिला रहे हैं, लेकिन न सीमापुरी आएंगे, न यहाँ आएंगे, न ओखला जाएंगे, न जंगपुरा जाएंगे, अपनी दिल्ली में नहीं दिखेंगे। कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। आदत जो बिगाड़ दी है आपने, आदत बिगाड़ दी है भाई और बहनों। एक समय में प्रधानमंत्री किसी के घर में जाता था, डांट खा लेता था। मैंने आंखों से देखा है, मैंने आंखों से देखा है। मेरे पिताजी एक गांव में मुझको लेकर गए, अमेठी में, वहां एक महिला ने खूब कस के डांटा कि राजीव भैया आए तो हो, प्यार तो करते हैं तुमसे, लेकिन यहाँ की सड़क बनाई नहीं, और जब तक यहाँ की सड़क बनाओगे तब तक प्यार मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा। और मेरे पिताजी ने उसी समय, मैं 10 साल की थी, मेरे पिताजी ने मुझे समझाया, मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि इसको कहते हैं जागरूक जनता, कि बेटी ये देश मजबूत तब तक रहेगा जब तक इसकी जनता अपना हक समझेगी कि किसी भी नेता को डांट सकती है, सवाल उठा सकती है। आज पूछिए ना सवाल मोदी जी से, पूछिए, जेल में डाल देंगे। एक इंसान पूछता है सवाल इनसे, राहुल गांधी, एक राहुल गांधी इनसे सवाल पूछता है। ये प्रधानमंत्री अपने घर से निकलते नहीं है, और वो राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चलता है इस देश की एकता के लिए, आपके लिए। लेकिन मैं कह रही थी कि आपने आदत बिगाड़ डाली है। नेता, ये नेता जो भाजपा के नेता हैं, जो आम आदमी के नेता हैं, ये समझ रहे हैं कि जब जब चुनाव आएगा तो ध्यान भटका दो, वोट ले लो। तो एक तो हमेशा मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं। अब मैं पूछना चाहती हूं, कितने चुनाव ऐसे निकालोगे, कितने चुनाव ऐसे निकालोगे कि लोगों को बांटकर मंदिर मस्जिद की बात करके आपको वोट मिल जाएंगे? कभी ना कभी तो जनता जागरूक बन जाएगी, आंखें खोलेगी। और इसी तरह से केजरीवाल जी,
चुनाव आता है, इसको दोष, उसको दोष, मैंने किया, उसने किया, इसी में आपका ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आपने आदत बिगाड़ी है, अब समय आ गया है आदत ठीक करो। बहनों, बच्चों की आदत बिगड़ती है, क्या करती हो? एक बार मारा मैंने थप्पड़, एक ही बार मैंने अपने बेटे को थप्पड़ मारा, लेकिन डांटा बहुत बार। डांटा हर बार जब उसकी आदत बिगड़ने की देखी मैंने, या अपनी बेटी की, तब डांटा, समझाया। तो अब नेताओं को भी समझाओ। बच्चे को टोक सकते हो, नेता को टोको, नेता को सिखाओ कि हमारी बात करो। चुनाव के समय हमारे सामने आओगे, मंच पे खड़े होगे, बताओ हमारी नालियां कैसे साफ कर रहे हो, बताओ हमारे पैसे कैसे खर्च रहे हो, बताओ हमारी सड़कें ठीक कब होंगी, ये जो ट्रैफिक है जिसमें हमें घुसना पड़ता है, बताओ हमें इसको ठीक कैसे करोगे, ये जो प्रदूषण है, ये जो हवा जिससे हमें हमारी सांस बंद हो रही है, इसको साफ कब करवाओगे। समझाओ इन नेताओं को, हम सबको सबक सिखाओ। इस मंच पे बैठे जितने भी नेता हैं, मैं भी, मुझे समझना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है आपके प्रति। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, जैसे एक मुखिया का एहसास होता है अपने परिवार की जिम्मेदारी लेने का। गैर जिम्मेदार मत बनने दो और जानकारी लो। अब जानकारी लो कि भाई कांग्रेस पार्टी के ये नेता हैं। आज प्रियंका ने तो भाषण अच्छा दे दिया, लेकिन बोल के क्या गई है? जानकारी लो कि ये कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार थी, तेलंगाना में जहां कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में जहां कांग्रेस की सरकार है, क्या वाकई जनता के पैसे वापस जनता की जेब में डाले जा रहे हैं? क्या ये सच है कि उन सरकारों में जो जनता की संपत्ति है वो जनता की स्कीमों में जा रही है? जानकारी लो। अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं वहां उन प्रदेशों में, उनसे पूछो। आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। आपको पता चलेगा कि हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, झारखंड में महिलाओं को हर महीने कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। हिमाचल में 1500, कर्नाटक में 2000, झारखंड में 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आपके संघर्ष को पहचान रहे हैं। आपको पता चलेगा, आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, आज तेलंगाना में और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकारें हैं, किसानों के कर्ज माफ हो रहे हैं। आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री आज के दिन मिल रही है। आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तो 25 लाख तक मुफ्त इलाज मिल रहा था। लोगों की हार्ट की सर्जरी, कैंसर का ट्रीटमेंट, आंखों की सर्जरी सब मुफ्त में मिल रही थी। आपको पता चलेगा कि आज के दिन तेलंगाना में 10 लाख तक मुफ्त इलाज मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में बुजुर्गों का इलाज उनके घर में हो रहा है। ये सब आज के दिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां हो रहा है, यहां भी हो सकता है। यहां कांग्रेस आपको इस आधार पर गारंटी दे रही है कि करके अन्य प्रदेशों में दिखा रही है। राजस्थान में पहली बार गिग वर्कर का बिल आया, मतलब एक विधेयक आया जिससे जो ओला, उबर, जोमैटो डिलीवरी वाले जो लोग हैं, जो डिलीवरी में काम करते हैं, उसके लिए के इंतजाम किए गए। पहली बार राजस्थान सरकार
जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनके लिए 10 लाख का बीमा है। कर्नाटक में 4 लाख का बीमा है। गैस सिलेंडर तेलंगाना में 500 का मिल रहा है। हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी तब पुराना पेंशन लागू हुआ। गरीबों को घर बनाने के लिए कर्नाटक में 3.5 लाख की मदद मिल रही है। हिमाचल में 7 लाख की मदद, तेलंगाना में 5 लाख की मदद। ये सब आपका पैसा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है आप पे। गलतफहमी में मत रहिए, गलतफहमी में मत रहिए। ये कोई एहसान नहीं कर रहा है। कांग्रेस की सरकारें सिर्फ एक काम कर रही हैं, अपने कर्तव्य को समझ रही हैं, पहचान रही हैं कि जनता की संपत्ति जनता के हाथों में रहनी चाहिए। ये बात आप हमेशा याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए। एहसान आप कर रहे हैं। ये देश एक लोकतंत्र है। जो नेता मंच पे खड़ा है, जिसका पद है, जिसके हाथों में सत्ता है, उस पर जनता ने एहसान किया है। जनता ने अपनी शक्ति दी है उसको, जनता ने सत्ता दी है उसको। वो जनता के प्रति जवाबदेह है, उसे जवाबदेह बनाओ। आप समझो कि अगर आज यमुना नदी साफ नहीं है, अगर यहां दिल्ली प्रदेश में कूड़े के 50 तल्ले ऊंचे पहाड़ हैं, अगर यहाँ की गलियां गंदगी से भरी हैं, यहाँ की सड़कों में गड्ढे हैं, यहाँ की नालियां बंद हैं, यहाँ की हवा में जहर है, तो ये इसलिए है क्योंकि जो सरकार यहाँ चल रही है प्रदेश में और केंद्र में, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है। वो आपके प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। वो आपके साथ विश्वासघात कर रही है। आप समझिए कि जो चुनाव है, जो 5 तारीख को आप वोट डालने जा रहे हैं, इसकी क्या अहमियत है आपके जीवन में। इसकी बहुत ही गहरी अहमियत है। किसी के झांसे में मत पड़ो। कांग्रेस पार्टी यहां के लिए ऐसी योजनाएं ला रही है जो हर प्रदेश में उन्होंने करके दिखाई हैं। ले आओ एक बार कांग्रेस की सरकार, जिता दो इस बार कांग्रेस पार्टी को। जो आपके हक के लिए लड़ते हैं उनको आगे लाओ, जो आपके हक को कमजोर करते हैं उनको पीछे ढकेलो, उनको सबक सिखाओ। जो कांग्रेस की योजनाएं हैं वो आपके लिए बनती हैं, कांग्रेस की नीतियां आपके लिए बनती हैं। प्यारी दीदी योजना, जिसके तहत 2500 रुपए महिलाओं को हर महीने मिलेंगे। जीवन रक्षा योजना, जिससे 25 लाख तक मुफ्त इलाज यहां दिल्ली में आपको मिलेगा। युवा उड़ान योजना, जिससे आपको अप्रेंटिसशिप मिलेगी। युवाओं को 8,500 रुपए हर महीने 1 साल के लिए मिलेंगे, जब तक वो अपने पैरों पे ना खड़ा हो जाए। फ्री बिजली की योजना मिलेगी, 300 यूनिट मुफ्त मिलेंगे। महंगाई से मुक्ति की योजना, जिससे 500 में आपको सिलेंडर मिलेगा, फ्री राशन का किट मिलेगा। कांग्रेस को जिताओ, हमारे उम्मीदवार को जिताओ। आइए आगे आइए, हाजी साहब को जिताइए, कांग्रेस की सरकार लाइए। एक ऐसी सरकार जिस पे आपको गर्व हो, जो इस प्यारी शहर को, जो आपकी प्यारी शहर है, जो आपकी अमानत है, उसको एक बार फिर बुलंद बनाएं, इस देश का गर्व बनाएं। जय हिंद। एक बार मेरे साथ बोलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।